चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। उसके बाद हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में वर्णन करेंगे। तो चलिए हम लोग चीजों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। क्या देखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। तो आप लोग समझिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जब एक या उससे अधिक पदार्थ मिलकर के कोई नया पदार्थ बनाते हैं। जब एक, लिख लीजिए, जब एक या उससे अधिक पदार्थ मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग समझिए, जैसे हमारे पास एक पदार्थ है या फिर एक से अधिक पदार्थ हैं, वे आपस में मिलकर के कोई नया पदार्थ बना देते हैं। तो इस प्रकार की जो हमारी अभिक्रिया होती है उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग समझिए, जैसे अगर हमारे पास मैग्नीशियम है, हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका। समझिए हमारे पास कोई एक पदार्थ है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हम लोग करवाते हैं तो क्या होता है? मैग्नीशियम का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। क्या बनेगा? MgCl2। और उसके बाद क्या हो जाएगा? हमारा जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से यहां पर देखिए, हमारे पास एक पदार्थ था मैग्नीशियम, दूसरा पदार्थ था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाम लिख लीजिए इसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो उसके परिणाम स्वरूप हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। यही हमारा क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ पे ये जो हमारी अभिक्रिया हुई उसको हमने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। अब ये हमारा क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है। ये हमारा जो लेफ्ट हैंड की तरफ होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, और जो हमारा राइट हैंड की तरफ होता है वो हमारा राइट हैंड साइड होता है। इसे हम लोग ऐसे पदार्थ जिन्होंने रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ हमारा कौन सा है? Mg है और HCl है। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग अभिकारक कहेंगे। क्या कहते हैं? अभिकारक। और इन दोनों के मिलने के बाद जो हमारा परिणामी है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो ये हमारा अभिकारक हो गया और ये हमारा क्या हो गया? उत्पाद हो गया। और आप लोग समझिए, यहाँ पे ये जो रासायनिक अभिक्रिया हुई, इस रासायनिक अभिक्रिया को देखिए, इसमें अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले हमारे अभिकारक हैं, और जो हमारा उत्पाद है, जब हम लोग इनको रासायनिक सूत्रों के माध्यम से लिखते हैं तो इनसे ये जो बना हमारा स्ट्रक्चर होता है क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हमने रासायनिक अभिक्रिया डिस्कस करी, अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पे
फोकस करते हैं, प्रकार देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। चलिए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखते हैं। एक हमारे पास होती है संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है? संयोजन अभिक्रिया। और दूसरी हमारे पास होती है वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। और उसके बाद हमारी उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन अभिक्रिया होती है। उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन अभिक्रिया। हमारे पास अभिक्रिया मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया और उभय विस्थापन अभिक्रिया। चलिए हम लोग इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम लोग सीखेंगे संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो लिखिए संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप लोग समझिए, जब दो या उससे अधिक पदार्थ मिलकर के कोई एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की हमारी जो अभिक्रिया होती है उसे हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लिख लीजिए, दो या उससे अधिक पदार्थ दो या उससे अधिक पदार्थ मिलकर जब किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जब किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की जो हमारी अभिक्रिया होती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है? संयोजन अभिक्रिया। आप लोग समझिए, हमारे पास कोई पदार्थ ए है और कोई दूसरा पदार्थ बी है। ए और बी ने मिल करके ए और बी ने आपस में क्रिया करी और इन्होंने एक हमारा पदार्थ बना दिया ए बी। यहां पर देखिए, हमारे पास एक पदार्थ ए है, दूसरा बी है। ए और बी ने मिलकर के एक नया पदार्थ ए बी बना दिया। तो इस तरीके की जो हमारी अभिक्रिया होती है इसे हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, समझिए हमारे पास कोई पदार्थ ए है, कोई पदार्थ बी है और कोई पदार्थ सी है और इन तीनों ने मिलकर के एक नया पदार्थ बना दिया। वो हमारा पदार्थ क्या है? ए बी सी बनाया। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये हमारी संयोजन अभिक्रिया है। तो चलिए हम लोग संयोजन अभिक्रिया के एग्जांपल्स को समझते हैं। समझिए, हमारे पास सोडियम है। जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, उदाहरण देखिए, हमारे पास सोडियम है और सोडियम ने क्लोरीन से रिएक्शन करी, हमारे पास क्या बनेगा? क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड NaCl।
तो यहां पर देखिए हमारे पास क्या बना, NaCl। यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, 2Na। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2NaCl। हमारा जो उत्पाद है, जो अभिकारक है, दोनों तरफ की जो मात्रा है वो बराबर होनी, परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, एग्जाम्पल को आप लोग देखिए, समझिए हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड किससे रिएक्शन कर रहा है, क्लोरीन से। जब कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन से रिएक्शन करता है, क्या है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जब कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, कार्बोनिल क्लोराइड। ये हमारा क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। यहां पर देखिए हमारे पास एक पदार्थ था कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा क्लोरीन, दोनों ने मिलकर के एक नया पदार्थ बनाया। वो हमारा पदार्थ क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने संयोजन अभिक्रिया को समझा। चलिए अब हम लोग वियोजन अभिक्रिया की बात करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स आप लोग समझिए, आपके पास कोई यौगिक है, आप समझिए आपके पास कोई यौगिक इस तरीके से है, ठीक है। आपके पास कोई यौगिक है और ये जो यौगिक है, ये यौगिक अपने घटक तत्वों में, जो इसके अवयवी तत्व हैं, अवयवी तत्वों में क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। ये समझिए क्या है, हमारा एक यौगिक है, ये हमारा यौगिक है, और ये जो यौगिक है ये अपने अवयवी तत्वों में विघटित हो जा रहा है या वियोजित हो रहा है, अवयवी तत्वों में वियोजित हो जा रहा है, अथवा अथवा ये जो यौगिक है ये सरल यौगिकों में वियोजित हो रहा है, छोटे छोटे यौगिकों में वियोजित हो रहा है, सरल यौगिकों में वियोजित हो रहा है। ये ऐसे तो वियोजित होगा नहीं, इसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। या तो हम लोग इसको गर्म करें तब ये वाला यौगिक हमारा वियोजित होगा, या फिर इसको प्रकाश ऊर्जा दें, या फिर इसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करें, तब ये जो हमारा यौगिक है ये अपने अवयवी तत्वों या फिर सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है। तो इस तरीके की जो हमारी अभिक्रिया होती है वो हमारी कौन सी अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया होती है। तो चलिए हम लोग वियोजन अभिक्रिया को की डेफिनेशन को लिख लेते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को हम लोग लिखते हैं। आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, हमारे पास कोई यौगिक होगा और ये जो यौगिक है अपने अवयवी तत्वों में वियोजित हो जाएगा, या फिर छोटे छोटे सरल यौगिकों में क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। तो डेफिनेशन लिखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें कोई यौगिक
जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है, वियोजित हो जाता है। तो ऐसी जो हमारी अवक्रिया होती है वो वियोजन अवक्रिया होती है। वियोजन अवक्रिया आप लोग समझ भी गए होंगे। अब वियोजन के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, लिख लीजिए। वियोजन के लिए ऊष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत की आवश्यकता होती है। ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट्स, अब आप लोग यहां पर देखिए, वियोजन के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है। वियोजन के लिए हमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, या फिर प्रकाश, प्रकाश से भी हमें ऊष्मा मिलता है, या फिर हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, विद्युत की जरूरत पड़ती है। तो यहीं से ये जो हमारी वियोजन अवक्रिया है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक तो वह वियोजन अवक्रिया होगी जिसमें जो यौगिक है, यौगिकों के वियोजन के लिए ऊष्मीय ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। दूसरा वह होगा ऐसी वियोजन अवक्रिया जिसमें यौगिकों के वियोजन के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। वो हमारी कौन सी वियोजन अवक्रिया होगी। तो हम लोग इसको अब दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे हमारी जो वियोजन अवक्रिया है, वियोजन अवक्रिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक वो होगी जिसमें यौगिकों के वियोजन के लिए हमें ऊष्मा चाहिए। तो ऐसी जो हमारी वियोजन अवक्रिया होगी उसे हम लोग ऊष्मीय वियोजन अवक्रिया कहेंगे। ऊष्मीय वियोजन अवक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अवक्रिया। दूसरी हमारी ओ होगी जिसमें यौगिकों को ब्रेक करने के लिए, यौगिकों में वियोजन के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होगी, उसे हम लोग विद्युत वियोजन अवक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत वियोजन अवक्रिया। चलिए अब हम लोग ऊष्मीय वियोजन अवक्रिया को समझते हैं। डेफिनेशन लिख लीजिए। वह वियोजन अवक्रिया, वह वियोजन अवक्रिया जिसमें यौगिकों में वियोजन के लिए, यौगिकों में वियोजन के लिए, वियोजन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। हमारी कौन सी अवक्रिया कहलाती है, ऊष्मीय वियोजन अवक्रिया कहलाती है। तो चलिए हम लोग ऊष्मीय वियोजन अवक्रिया का एग्जाम्पल भी सीख लेते हैं। तो समझिए जब हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड का वियोजन होता है, किसका, पोटेशियम क्लोराइड का वियोजन होता है। चलिए पोटेशियम क्लोराइड हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं। समझिए हमारे पास क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है, KClO3। ये हमारा किसका फॉर्मूला है, पोटेशियम क्लोराइड का। जब पोटेशियम क्लोराइड का वियोजन होता है, किस तरीके का वियोजन होता है, ऊष्मीय वियोजन, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड के वियोजन के लिए हमें ऊष्मा की आवश्यकता होगी।
तो इस तरीके की जो हमारी अवक्रिया होगी वो कौन सी अवक्रिया होगी? ऊष्मीय वियोजन अवक्रिया होगी। तब इसको ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको हमें गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म करते हैं इसको हम लोग। गर्म करने के बाद देखिए क्या बनेगा। जो हमारा पोटेशियम क्लोरेट है, यहाँ पे लिख लीजिए पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। तो जो पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाएगा। यहां पर हमारे पास क्या बनेगा? यहां पर हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड में वियोजित हो जाता है। पोटेशियम क्लोराइड प्लस क्या बनेगा? प्लस ऑक्सीजन। अब देखिए क्या बैलेंस में है। यहां पर हमारे पास क्या है? 3 ऑक्सीजन है। तो इसको बैलेंस हम लोग करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 KCl हो जाएगा। और ऑक्सीजन देखिए हमारे पास कितना 6 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारा क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो पोटेशियम क्लोरेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है। यहाँ पे राइट कर लीजिए पोटेशियम क्लोराइड। चलिए हम लोग नेक्स्ट इसके एक एग्जांपल को और समझते हैं। तो चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। देखिए एग्जांपल क्या है हमारा। जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है हमारे पास? कैल्शियम कार्बोनेट है, और कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म करते हैं। जब ये हमारा किसका सिंबल होता है? किसी चीज को जब हम लोग ऊष्मा देते हैं तो उसका ये सिंबल है। जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लिख दीजिए। ये हमारा क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये फॉर्मूले आप लोग याद रख लेना। रिएक्शंस भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्या होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है। तो यहाँ पे जब आपको पता रहेगा तभी आप लोग कर पाइएगा। ये हमारा क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए हमने इस तरीके से ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, हमने ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया को समझा। अब हम लोग विद्युत वियोजन अभिक्रिया को समझते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिकों के वियोजन के लिए हमें विद्युत धारा की जरूरत पड़ती है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो राइट कर लीजिए विद्युत वियोजन वियोजन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें जो हमारे यौगिक हैं, यौगिकों के वियोजन के लिए, यौगिक तो ऐसे वियोजित नहीं होंगे, उनको हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। या तो हम उन्हें हम लोग ऊष्मीय ऊर्जा दें या फिर विद्युत ऊर्जा दें। तो जब हम लोग ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो इस तरीके की जो हमारी वियोजन अभिक्रिया होती है वो हमारी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया होती है। अब हमारा जो यौगिक है उसको उसमें वियोजन के लिए क्या चाहिए? विद्युत धारा चाहिए। तो इस तरीके की जो हमारी अभिक्रिया होती है उसे हम लोग विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लिख लीजिए ये बात। जिसमें यौगिकों के वियोजन के लिए, यौगिकों के वियोजन के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता हो।
किसकी आवश्यकता हो, विद्युत धारा की आवश्यकता हो। तो ऐसी अपक्रिया हमारी कौन सी अपक्रिया होती है, विद्युत वियोजन अपक्रिया होती है। चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, आप लोग समझिए हमारे पास क्या है, NaCl है, और जब इस NaCl में हम लोग करंट फ्लो करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, और इसमें जो हमारा यौगिक होता है वो गलित अवस्था में होता है या फिर जलीय अवस्था में होता है, ठीक है। तो विद्युत धारा हमने प्रवाहित करी, विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद क्या होगा, क्या होगा, इसमें जो NaCl है, NaCl में से Na और Cl क्या क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। यानी कि ये जो हमारा यौगिक है अपने अवयवी तत्वों में क्या हो जा रहा है, वियोजित हो जा रहा है। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास 2Na है, तो यहाँ पे 2Na, और यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन गैस निकल जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने विद्युत वियोजन अपक्रिया सीखी। चलिए हम लोग इसके एक एग्जाम्पल को और समझते हैं। आप लोग समझिए हमारे पास क्या है, वाटर है, हमने वाटर लिया, और ये जो हमारा वाटर है, जब हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करी तो क्या होगा, हमारा यहां से क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, और क्या बनेगी, और यहां से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने विद्युत वियोजन अपक्रिया को भी समझा है। चलिए अब हम लोग प्रतिस्थापन अपक्रिया की बात करते हैं। हम लोग देखते हैं हमारी प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होती है। प्रतिस्थापन अपक्रिया के लिए आप लोगों को जो तत्वों की, तुम्हारे मेटल्स होते हैं, धातु होती हैं, इनकी जो सक्रियता होती है, इनकी सक्रियता श्रेणी आपको याद होनी चाहिए। तुम्हारे धातुएं होती हैं, धातुओं की सक्रियता श्रेणी आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारी धातुएं हैं, धातुओं की सक्रियता श्रेणी को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, उसकी ट्रिक सहित हम लोग सक्रियता श्रेणी को पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग किसकी क्या स्टडी करेंगे, अपक्रिया, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग सक्रियता श्रेणी याद पढ़ लेते हैं। तो सक्रियता श्रेणी के लिए ट्रिक क्या है, ट्रिक पढ़िए, का ना का, कनाका ने जिंक मांगा, मांगा जिंक, ठीक है, मांगा जिंक। और जब कोई कुछ मांगता है तो उसको वो चीज मिलती नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा, आया क्या, आया टिन में, आया टिन में लेड, हाई अमाउंट में क्या आया, और हाई अमाउंट में कापर आया। ऐसा हम ट्रिक बना रहे हैं, ठीक है, हाई अमाउंट में कापर आया। चलिए हम कापर को Cu से लिख देते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, हाई अमाउंट में कापर आया, और उसके बाद क्या होता है, आप लोग समझिए, मचा, क्या मचा, प्लेग। अब यहाँ पे तुम्हारा का किससे बनता है, आप लोग बताइए, का किससे बनता है इंग्लिश में, के से। तो यानी कि हमारा का मतलब पोटेशियम हो गया, ना यानी कि ना बना दीजिए तो सोडियम हो गया। फिर का हमारा Ca से बनेगा तो Ca हो गया, मागा हमारा Mg हो गई, जिंक तो आपको पता ही है Zn। फिर आया, आया में हम लोग आ से रिलेट करेंगे, और आ का मतलब हम लोग आयरन से लेंगे, और आयरन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, लिख लीजिए यहाँ पे आयरन। और आयरन का हमारा जो रासायनिक सूत्र होता है Fe, टिन हमारा Sn होता है। और लेड की बात करें
तो लेड हमारा Pb होता है, हाई से हम लोग हाइड्रोजन लिखेंगे और Cu हमारा है ही यहाँ पे। जो माँ है, माँ को हम लोग मरकरी से रिलेट करेंगे, मरकरी। चा को हम लोग चांदी से रिलेट करेंगे, मरकरी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Hg से। जो हमारा चांदी चा है, चा को हम लोग चांदी यानी कि Ag से, प्ले को हम लोग प्लेटिनम से, तो Pt होता है, गा को हम लोग गोल्ड से, गोल्ड को हम लोग Au से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको एक बार आप लोग इस तरीके से लिख लीजिए। इसको आप लोगों को इसी क्रम में याद रखना है, इसकी सक्रियता के क्रम में याद रखना है। देखिए KNa CaMg जिंक, और हमारा क्या है FeSN PbH, उसके बाद क्या है Cu यहां पे लिख लीजिए Hg Ag Pt Au। ये जो इनकी सक्रियता होती है, देखिए सबसे ज्यादा सक्रिय अगर हम लोग धातु की बात करें पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम, यानी कि जो हमारी सक्रियता होती है जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, इसमें देखिए जब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो जो सक्रियता होती है वो घटती है। अभी इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से जो सक्रियता है वो क्या होगी, घटेगी। इसको हमें इसके नीचे लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो सबसे ऊपर है वो ज्यादा सक्रिय होगा, ए वाला ज्यादा सक्रिय होगा इससे। यानी कि अगर हम लोग सोडियम की बात करें तो हमारा जो सोडियम है वो मैग्नीशियम से ज्यादा सक्रिय है। पोटेशियम इस हमारा जो चांदी है, सिल्वर है, उससे ज्यादा सक्रिय है। अब जैसे Au से ज्यादा हमारा सक्रिय कौन है, इसके ऊपर जितने भी हमारे धातुएं हैं सारी धातुएं इससे ज्यादा क्या है, सक्रिय है। सक्रिय धातु अभी आप लोग इसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए एक सीरीज आप लोग याद कर लेना, ये श्रेणी आप लोग याद कर लेना। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, विस्थापन या प्रतिस्थापन अवक्रिया। हम लोग क्या स्टडी करेंगे, विस्थापन या प्रतिस्थापन अवक्रिया। तो आप लोग समझिए विस्थापन व रासायनिक अवक्रिया जिसमें किसी मौलिक, समझिए इस तरीके से समझिए, हमारे पास कोई पदार्थ, कोई यौगिक इस तरीके से है, हमारे पास AB है और यहां पे हमारे पास क्या है, CD है। हुआ क्या, रिएक्शन हुई, ठीक है। अब ये जो हमारा A है, A हमारा ज्यादा सक्रिय है किससे, C से। A हमारा ज्यादा सक्रिय किससे, C से। और ये जो सक्रियता हम लोग किस आधार पे देखेंगे, कहां से देखेंगे, जो हमारी सक्रियता श्रेणी है उस सक्रियता श्रेणी से हम लोग देखेंगे। तो समझिए हम मान के चल रहे जो हमारा A है वो ज्यादा सक्रिय है C से, तो क्या होगा, A यहाँ पे इसका जो विलयन है, इसके विलयन से A C को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, इसको यहां से हटा देगा। तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा, फिर A ने इसके विलयन से इसको हटा दिया तो A हमारा जाकर के यहां कहीं बैठ जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, AD बन जाएगा। इसको हम लोग कुछ इसी तरीके से लेते हैं, ठीक है। ACD, A हमारा पदार्थ है, A पदार्थ है, ये ज्यादा सक्रिय है, ये कम सक्रिय है। इसने क्या किया, इसके विलयन से इसको हटा दिया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसको विस्थापित कर दिया। हमारे पास बना क्या, AD+C। समझ गए आप लोग कि हमारी जो विस्थापन अवक्रिया होती है वो क्या होती है। इसकी परिभाषा चलिए हम लोग लिखते हैं कि जो हमारी विस्थापन अवक्रिया है उसकी परिभाषा क्या है। तो स्टूडेंट देखिए डेफिनेशन क्या है, विस्थापन वह रासायनिक अवक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु, जैसे कोई यौगिक है, उस यौगिक के जो अणु हैं किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर
कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है, अभी की जैसे हमने समझा। चलिए अब हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ लेते हैं। तो देखिए हमारा एग्जाम्पल क्या है, आप लोग समझिए। हमारे पास Fe है, ठीक है, आयरन। आयरन जब कॉपर सल्फेट ये हमारा क्या है, आयरन। आयरन जब कॉपर सल्फेट विलयन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, कॉपर सल्फेट है, जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो अभी हमने आपको सक्रियता श्रेणी बताई। सक्रियता श्रेणी में हमने कहा कि जो हमारा ज्यादा सक्रिय धातु होती है, जो हमारा ज्यादा सक्रिय होता है पदार्थ, वो क्या करता है, कम सक्रिय वाले को उसके विलयन से हटा देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। आप लोग उस श्रेणी को याद करिए और उसमें देखिए क्या हमारा कॉपर प्रतिस्थापित हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जो सक्रियता श्रेणी है, सक्रियता श्रेणी में हमारा जो Fe है वो कॉपर से ऊपर है, तो कॉपर से ऊपर है तो Fe की जो सक्रियता होगी वो ज्यादा होगी, किससे, कॉपर से। Fe ज्यादा सक्रिय होगा कॉपर के कंपेरिजन में। तो क्या करेगा, जो Fe है वो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। यहाँ पे देखिए ये जो Fe है यहां से कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट बना लेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट के विलयन से Fe ने कॉपर को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस Cu2, क्या बन जाएगा, Cu, यहाँ पे एक ही कॉपर है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, Cu। चलिए हम लोग इसके एक एग्जाम्पल को और समझते हैं, तो आप लोग एग्जाम्पल देखिए। चलिए हम लोग इसके एक एग्जाम्पल को और देखते हैं। तो आप लोग समझिए हमारे पास क्या है, Cu है, हमारे पास कॉपर है, और ये जो कॉपर है, कॉपर जब हाइड्रोजन सल्फेट के विलयन से रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। अब देखिए जो हमारी सक्रियता श्रेणी है, सक्रियता श्रेणी में जो कॉपर है हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा कॉपर है, कॉपर की सक्रियता हाइड्रोजन से क्या होगी, ज्यादा होगी। हमारा कॉपर हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय होगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, ये जो कॉपर है हाइड्रोजन सल्फेट के विलयन से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगी और कॉपर सल्फेट बना लेगी, तो CuSO4 बनेगा और हमारा जो यहाँ से हाइड्रोजन गैस है वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने विस्थापन अपक्रिया को डिस्कस किया। चलिए अब हम लोग प्रतिस्थापन अपक्रिया की बात करते हैं और देखते हैं कि भाई प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है। हम लोग देखेंगे उभय विस्थापन अपक्रिया या फिर द्विविस्थापन अपक्रिया।